हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के भूगोल को पढ़ेंगे, जिसकी किताब का नाम है हमारा पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण में अध्याय 2 में है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। तो इसमें हम पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी बनावट कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेलों के बारे में पढ़ेंगे, और सेल चक्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आप भी अपनी किताब निकाल लीजिए और कॉपी भी निकाल लीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे नोट करते जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए अध्याय 2 में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक गतिशील ग्रह है। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। तो इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये गतिशील है, और हर गतिशील वस्तु, चाहे वो ग्रह हो या फिर कोई वस्तु हो, क्या है, उसमें आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते रहता है। आंतरिक मतलब उसके अंदर में परिवर्तन या फिर उसके ऊपरी भाग में परिवर्तन। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है में क्या है, यह किन पदार्थों से बना है, यह जानना क्या है, असंभव तो नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन है। क्या है? थोड़ा कठिन है। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी जानकारी मुख्यतः हमको कैसे प्राप्त होती है? अप्रत्यक्ष स्रोतों से, मतलब जो डायरेक्ट हमको नहीं प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष तत्व क्या हो जाते हैं, जैसे तापमान, घनत्व और भूकंपीय तरंग, इसके द्वारा प्राप्त होता है। वो क्या है? तापमान, घनत्व और भूकंपीय तरंग। लेकिन एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, जिसकी गहराई है 3.9 किलोमीटर, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों को लगभग 3 किलोमीटर तक पता चल जाता है कि उसके अंदर की जो संरचना है वो किस तरह की है। तो तापमान, घनत्व या भूकंपीय तरंग की सहायता से भी पृथ्वी की आंतरिक भागों का पता लगाया जा सकता है। देखिए इस चित्र में कुछ दिख रहा है, महाद्वीपीय एवं महासागरीय परपटी, चित्र 2.1 में। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे है महाद्वीपीय परपटी। परपटी क्या है? सबसे ऊपरी जो भाग है पृथ्वी का उसे परपटी कहते हैं। और ये क्या है? महाद्वीप है। और जो हरा रंग से दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? महासागर। और ये महासागरीय परपटी, महासागर के नीचे जो स्थल भाग है वो हो गया महासागरीय परपटी। तो धरातल के अंदर लगभग 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। जब हम पृथ्वी में गहराई में जाएंगे तो लगभग 32 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। फिर 32 मीटर पे जाएंगे तो क्या होगा, और 1 डिग्री कम हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, जितनी हम गहराई में पृथ्वी में जाएंगे उतना क्या है, तापमान बढ़ता जाएगा। और पृथ्वी के जो नीचे है, धरातल के नीचे चट्टान जो है उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। पहला तो ताप बढ़ता जाएगा और दूसरा क्या है, घनत्व भी बढ़ता जाएगा। जो भूपर्पटी की चट्टान है उसका घनत्व होता है 2.67 होता है, लेकिन जबकि पृथ्वी के जो केंद्र में चट्टानों का घनत्व होता है वो 11 से 13 तक हो सकता है। जो स्थल पृथ्वी की भूपर्पटी ऊपरी भाग में चट्टानों का घनत्व है वो 2.67 है, लेकिन जैसे ही वो एकदम केंद्र में उसका घनत्व क्या हो जाता है, 11 से 13 तक हो सकता है। और संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो क्या है, 5.5 है। और तापमान एवं घनत्व में अंतर से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी की संरचना एक समान नहीं है। क्या है, पृथ्वी जो ऐसा नहीं है कि हाँ इतने से इतने किलोमीटर तक ये परत होगा, यहाँ से यहाँ तक परत होगा, वो किसी स्थान पर कम अधिक भी हो सकता है। तो ये आप समझ गए, इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे आप। ठीक है, जो पॉइंट है, जैसे 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, और भूपर्पटी पर चट्टानों का घनत्व 2.67 है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में इसका घनत्व 11 से 13 तक है,
और संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो क्या है 5.5 है। और ये जो घनत्व है चट्टानों का ये क्या है हर जगह पर वो चेंज होते रहता है। और तापमान और घनत्व का जो अंतर है उससे स्पष्ट हो रहा है कि क्या है पृथ्वी का जो संरचना है हर जगह क्या है समान नहीं है। तो भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। जब भूकंप होता है तो उसमें भूकंप क्या है, कभी कभी आप देखे होंगे कि क्या होता है, आप कहीं बैठे हैं तो लगता है जैसे पृथ्वी हिल रहा है, या फिर यदि भूकंप का जो तेज होगा ज्यादा होगा तो घर भी गिर सकता है, या फिर कहीं आप बैठे हैं तो वहां से नीचे गिर गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है जब पृथ्वी के अंदर कंपन होता है उसे क्या कहते हैं भूकंप कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो भूकंप की तरंग होती है ये 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो पहला क्या है, जो प्राथमिक तरंग पी वेव्स, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, और द्वितीयक तरंग एस वेव, सेकेंडरी वेव, और धरातलीय तरंग एल वेव, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। 3 तरह की तरंग उत्पन्न होती है, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। ये तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक स्रोत हैं। क्या है, ये जो तरंग है उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बहुत हद तक पता चलता है। अब देखिए ये जो संरचना है पृथ्वी का आंतरिक संरचना ये दिया गया है। सबसे अंदर क्या है, ये जो काले रंग से दिख रहा है ये क्या है निफे, और उसके बाद जो सफेद रंग से दिख रहा है ये क्या है सीमा, और सबसे बाहर ये जो ग्रे कलर से दिख रहा है ये क्या है सियाल, और सबसे ऊपरी जो परपट्टी है पृथ्वी की जिसमें खेती होता है वो क्या है भूपरपट्टी, और वो सबसे पतली होती है। लेकिन ये नहीं है कि ये एकदम गोल सी ऐसा होगा और हर जगह समान होगा, ये कम ज्यादा हो सकता है। ये चित्र आप कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है। सबसे अंदर नीफे, सबसे अंदर क्या है नीफे, फिर है सीमा, फिर शियल, और सबसे ऊपर में है क्रस्ट या भूपरपट्टी। इस चित्र को कर लेंगे। और आगे देखिए यहाँ पे और एक आंतरिक बनावट के बारे में दिया गया है। तो उपयुक्त जो ऊपर जो स्रोत है भूकंप के 3 तरह की ऊर्जा, इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो प्याज की भांति है, ठीक है। प्याज की भांति है मतलब प्याज जब आप काटेंगे देखेंगे उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, एक लेयर निकलेगा फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से पूरे प्याज में बहुत सारे लेयर हैं। तो पृथ्वी की जो संरचना है इस तरह से बहुत सारे लेयर में बटी हुई है। तो आंतरिक संरचना में 3 सकेंद्रीय परत पाई जाती है। पहला भूपरपट्टी, दूसरा प्रवार या मेंटल, और तीसरा है क्रोड, ठीक है। ये मुख्यतः भूपरपट्टी, प्रवार और क्रोड है। तो पृथ्वी की जो सतह की सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं भूपरपट्टी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। और यह सबसे पतली परत होती है, और महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई लगभग कितना होती है 35 किलोमीटर, और महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर। और भूपरपट्टी के नीचे का परत क्या है प्रवार, क्या कहलाता है प्रवार, और उसकी गहराई है 2900 किलोमीटर। इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरह क्या है तरल अवस्था में है, यह तरल अवस्था में कौन प्रवार। और पृथ्वी के केंद्रीय परत को क्या कहते हैं क्रोड, जिसकी गहराई कितनी है क्रोड की 6371 किलोमीटर। तो सबसे ऊपरी जो महाद्वीपीय भाग में भूपरपट्टी की मोटाई कितना 35 किलोमीटर, महासागरीय में 5 किलोमीटर, और भूपरपट्टी के नीचे जो परत है प्रवार उसकी गहराई है 2900 किलोमीटर, और यह तरल अवस्था में है। और पृथ्वी के केंद्र में जो क्रोड है उसकी मोटाई कितनी है 6371 किलोमीटर। ये हो गया। अब देखिए श्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक जो बनावट है उसको 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। जो आप ऊपर देखा है ना सियाल, सीमा और निफे, इस चित्र में आपने देखा है, इस चित्र में, तो उसी चीज को
यहाँ दिया गया है। जो स्वेस नामक विद्वान थे, उन्होंने उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर उसे सियाल, सीमा और निफेक में बांटा है। अब देखिए इसको भी समझ लीजिए। यहाँ एक चित्र है, चित्र 2.3 में है पृथ्वी की आंतरिक बनावट। सबसे अंदर का ये जो पीले रंग से दिख रहा है, ये क्या है? आंतरिक क्रोड। और ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है? बाह्य क्रोड। और ये लाल रंग में मेंटल, और सबसे ऊपर जो हरे रंग से दिख रहा है, वो क्या है? परपट्टी। ठीक है, सबसे ऊपरी परत परपट्टी है। अब देखिए यहाँ कुछ जानने योग्य बातें हैं, पहले उससे देख लेते हैं, फिर आगे सियाल सीमा के बारे में पढ़ते हैं। तो जानने योग्य बातें, पृथ्वी का जो आयतन का लगभग 0.5% हिस्सा ही भूपरपट्टी है। मतलब सबसे ऊपरी भाग जो है वो पूरे आयतन का सिर्फ 0.5% ही है। कितना है? 0.5%। और 83% क्या है? मेंटल है, और 16% है क्रोड। ठीक है, सिर्फ 16% ही क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ क्या है? 1 नंबर में है सियाल। तो सियाल किससे बना है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। SI सिलिकॉन का सिंबल है, और Al एल्यूमिनियम का। तो जो सियाल परत है, इसकी रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, और इसी के कारण इस परत को सियाल कहा गया, सियाल नाम दिया है। SI और Al सियाल, एल्यूमिनियम का Al सियाल नाम दिया गया है। और आगे क्या है? इस परत का जो घनत्व है वो है 2.9, और इस परत की औसत गहराई है 50 से 300 किलोमीटर तक। और इसमें जो रासायनिक पदार्थों का अधिकतम होता है वो है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और के जो सिलिकेट पाए जाते हैं। किसके सिलिकेट? पोटेशियम के, सोडियम के, एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। और महाद्वीपों की रचना खासकर इसी सियोल से हुई है। जितने भी महाद्वीप हैं उसकी रचना सियोल से ही हुई है। तो सियोल क्या होगा? सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों से मिलकर बना है सियोल। और इसकी जो परत का औसत घनत्व है 2.9, और इसका जो औसत गहराई है 50 से 300 किलोमीटर। और इसमें कौन से रासायनिक पदार्थ पाए गए हैं? पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। ये आप सारे नोट कर लेंगे। आगे है सीमा। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, SI और Ma दोनों को मिलाकर सीमा। जैसे सिलिका था, सियोल था, उसी तरह से यहाँ। तो इससे पता चलता है सीमा नाम से ही कि यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, तो सियोल के नीचे जो परत है उसको कहते हैं सीमा, सियोल के नीचे की परत को। और इसकी रचना बेसाल्ट, अग्नेय सेलों से हुई है। अग्नेय सेल क्या है ये आप आगे पढ़ेंगे। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। लावा क्या है? जो पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में है उसे लावा कहते हैं। तो रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, और इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? सीमा। और जो इसका औसत घनत्व है, ये पॉइंट आप नोट करते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। औसत घनत्व है 2.9 से 4.7 तक, और इसकी गहराई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। और ये किसके बाद की परत है? सियाल के बाद है सीमा। ठीक है, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और आगे है 3rd नंबर में है नीफे। नीफे मतलब निकेल और फेरस। ठीक है, निकेल का Na लिया गया है और फेरस का Fe, और Na प्लस Fe क्या हो जाएगा? नीफे हो गया। तो इसका नामकरण हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि इस परत में निकेल और फेरस की प्रधानता है। तो सीमा से नीचे क्या है? पृथ्वी की जो तीसरी और अंतिम परत है उसे क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। इसे नीफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकेल और फेरस से हुई है, अर्थात लोहे से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार क्या है? यह जो परत है बहुत कठोर धातुओं से बना है, जिसके कारण जो इसका घनत्व है वो 11 से भी अधिक है। और इसका व्यास क्या है? व्यास है
6,371 किलोमीटर। ठीक है, लगभग कितना है? 6,371 किलोमीटर। व्यास क्या होता है? ये यदि वृत्त है तो यदि केंद्र, ये केंद्र है तो केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा, ये माप क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्यास। निफे का व्यास क्या है? 6,371 किलोमीटर। इस प्रकार पृथ्वी के जो कोर में लोहे की उपस्थिति है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है। क्या होता है? पृथ्वी सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और वो किसके कारण होता है? पृथ्वी में एक शक्ति होती है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। इससे पृथ्वी की स्थिरता का भी पता चलता है, और इसी कारण से पृथ्वी स्थिर है, और सारे चीज उसके, हम जो खड़े हैं पृथ्वी के ऊपर, वो उसी चुंबकीय शक्ति के कारण है। यदि ये चुंबकीय शक्ति पृथ्वी में नहीं होती तो सारे चीजें हवा में तैरते रही, कोई भी पृथ्वी में अटका नहीं रह सकता। कोई घर, पेड़ पौधे जो पृथ्वी में लगे हुए हैं इसके ऊपरी भाग में, ये इसी कारण से, इसी चुंबकीय बल के कारण पृथ्वी अपने तरफ खींच के रखा है, और सारे चीज स्थिर हैं और जमीन में से है, वरना ये सारे आसमान में उड़ते। और जो हम पृथ्वी पर खड़े हैं, ये हम खड़े नहीं हो पाते, हमको पृथ्वी अपने तरफ खींच के रखती है, इसलिए हम पृथ्वी के ऊपर खड़े रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी का आंतरिक बनावट। आप समझ गए होंगे इसे। अब आगे पढ़ेंगे हम सेल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसे आप जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा है उसको आप नोट कर लेंगे, और उसे एक दो बार पढ़ेंगे तो आपका क्लियर होते जाएगा। आगे है सेल और खनिज। तो सेल क्या है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है, अनेक प्रकार के चट्टानों से बनी है। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये जो चट्टान है वो क्या है? सेल है। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या है? परपटी, और वो क्या है? बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बना है। तो सेल क्या है? दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनता है। सेल किससे बनता है? दो या दो से अधिक तरह के खनिजों से बनता है। तो चट्टान जो है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ठीक है, तो चट्टान मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय, दूसरा है अवसादी या परतदार चट्टान, और तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। देखिए, जो चट्टान की परतों में दबे मृत पौधे या जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म। तो कोयला क्या है? आप तो कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से, ये सब चीजों से परिचित होंगे। तो क्या होता है, जब लाखों वर्ष पहले, जब उस समय के जीव जंतु, पेड़ पौधे जीवित थे, किसी कारण से वो क्या हो गए? पृथ्वी के नीचे दबते गए, और धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी का लेयर आता गया, और वो पृथ्वी के नीचे दबते गए, और दाब ताप के कारण क्या हो गया? वो पृथ्वी के अंदर दबकर क्या हो गए? जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। ठीक है, और ये जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए चट्टानों के परतों में जीव जंतु जो दब गए थे लाखों करोड़ों वर्ष पहले, इनको क्या कहा जाता है? इनके अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। और जो कोयला बनता है इसी तरह के जीवाश्म से ही बनता है, इसलिए कोयला के बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। या फिर पेट्रोल, डीजल जो है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है, जो पृथ्वी चट्टानों के बीच में जीव जंतु के दब जाने से अत्यधिक ताप या दाब के कारण जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसे हम खनन के द्वारा निकाल लेते हैं। कोयला के लिए तो कम खुदाई करना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल डीजल के लिए बहुत ज्यादा गहरा कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है, जो बहुत नीचे जो दब गए हैं जीवाश्म, वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ऊपरी सतह में रह गए हैं, मतलब थोड़ी सी गहराई में, वो हो गए कोयला। ठीक है, इसीलिए हमें कोयला हो या फिर पेट्रोल हो, इसको बहुत ही संभल कर खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो उसको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय फिर से लगेगा। तो ये सारे क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, और चट्टानों के परतों के जो बीच जो मृत पौधे या जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ये देखिए चित्र में आप कुछ देख रहे हैं ना? हाँ, सही पहचाने आप। ये क्या है? लाल किला है, और इधर क्या है? ताजमहल है। तो ये भी
चट्टानों से बने हैं। तो किस चट्टानों से बने हैं? जो लाल किला है वो अवसादी चट्टान से बना है, और जो ताजमहल है वो क्या है? कायांतरित चट्टान से बना है। ये एक तरह के चट्टान के प्रकार हैं। आपने 3 तरह के चट्टान पढ़े हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो ताजमहल कायांतरित चट्टान और लाल किला जो है का जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टानों से बना है। तो आगे पढ़ते हैं कि अवसादी, कायांतरित, आग्नेय ये सब क्या है। तो जो भूपर्पटी के नीचे की चट्टान जो तरल अवस्था में है उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। पृथ्वी के जो केंद्र में है वहां पे जो लोहा या निकल है वो क्या है? बहुत ज्यादा ताप या दाब के कारण तरल अवस्था में पाए जाते हैं, और ये जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, और तरल मैग्मा जब धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इस प्रकार के चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। आप देखे होंगे यदि जहां पर लोहा को पिघाला जाता है तरल अवस्था में, क्या जाता है, जो फैक्ट्री होता है तो उसमें स्टील प्लांट, उसमें क्या किया जाता है? लोहे को गर्म किया जाता है, और जब बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है लोहे को तो किस में बदल जाता है? तरल अवस्था में। तो उसी तरह पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे ताप बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र में जो लोहा है वो क्या है? तरल अवस्था में है, और जो कभी किसी कारण से वो ऊपर आ जाता है तो क्या होता है? तापमान कम मिलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर वो जमने लगता है, ठोस होने लगता है, और इस प्रकार जो चट्टान बनता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टान है इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं या आधारभूत चट्टान भी कहा जाता है। और ये आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्भेदी चट्टान और दूसरा होता है बहिर्भेदी चट्टान। तो अंतर्भेदी क्या है? जब मैग्मा मतलब तरल अवस्था में जो है किसी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जब कभी कभी कैसा होता है कि जो मैग्मा होता है जब वो अपना केंद्र से बाहर की तरफ आने लगता है तो हो सकता है कि रास्ते में ही वो ठंडा हो जाए और उसके जो पृथ्वी के बीच में जो छिद्र बना हुआ उसमें जमकर ठंडा होकर वहीं रह जाता है। तो इस प्रकार के जो चट्टाने हैं उसे अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। अंतर्भेदी मतलब अंदर में ही चट्टानों का रूप ले लेना, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन चट्टानों में रवा मतलब परत का आकार हो जाता है। रबों का आकार जो होता है बड़ा होता है, और ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है? ग्रेनाइट। आप ग्रेनाइट देखे हैं? नहीं देखे हैं? अरे आप जो पेंसिल से लिखते हैं ना उसके जो नोक है वो किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। तो वही है ग्रेनाइट। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने वाले मशीनों में, भवनों के निर्माण में और पेंसिल में भी किया जाता है। और वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक भी होता है। कभी कभी आप स्विच बोर्ड में उसको डालेंगे ना तो उससे करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन ये करके नहीं देखना है। तो नेक्स्ट और दूसरा ये हो गया अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अब दूसरा है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। वो क्या है? जब तरल मैग्मा जो है छिद्र या दरार के द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपरी जो लावा के ऊपरी सतह में आ जाता है, लावा के रूप में वो फैल जाता है, तो वो क्या होता है? तेजी से ठंडा होने लगता है, और भूपर्पटी पर इस प्रकार की प्रक्रिया से जो चट्टान बनते हैं उसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। तो क्या होता है? कभी कभी ज्वालामुखी के बारे में आप सुने होंगे कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर क्या होता है? एक छिद्र बन जाता है, और जो अंदर में क्रोड में तरल अवस्था में मैग्मा है वो उस छिद्र से होते हुए ऊपर पृथ्वी पर आने लगता है और बाहर आकर लावा के रूप में चारों तरफ फैल जाता है। और वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनते हैं उसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है बहुत ही महीन दानों वाली होती है। जो अंदर जम जाता है आग्नेय लावा मैग्मा, वो क्या हो जाता है? उसकी संरचना मोटी मोटी होती है, मोटा मोटा रवा होता है। लेकिन जब लावा बनकर ऊपर आ जाता है और वो ऊपर में जम जाता है तो उसका जो दाना होता है वो बहुत ही महीन होता है, और इसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट। इसका एक उदाहरण है बेसाल्ट जो चट्टान है, इसका उदाहरण है।
भारत में दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है। आगे देखिए क्या है, अवसाद। अवसाद, ठीक है। अपरदन से, अपरदन मतलब टूटना फूटना से के जो दूत हैं, जल के कारण, वायु के कारण या हिमनद के कारण जब आग्नेय चट्टान टूटकर महीन कणों में बदल जाता है। अपदरन मतलब टूटना फूटना, ठीक है। तो टूटना फूटना किसके कारण से होता है? कभी जल के कारण, वायु के कारण मतलब हवा के कारण, या फिर हिमनदी के कारण। और जब आग्नेय चट्टान टूटता है और महीन कणों में बदल जाता है, और इन कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं, ठीक है। और इन अवसादों को हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है, और जब पहुंचने के बाद जमा कर दिया जाता है, और ये जो अवसाद हैं दब जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। दाब के कारण क्या होते हैं? कठोर हो जाते हैं और चट्टानों की परत बनती जाती है, और इस तरह के चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, ठीक है। जब अवसाद दब जाते हैं, परत पर परत चट्टान बनते जाते हैं, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ठीक है। बलुआ पत्थर क्या होता है? कभी देखिएगा उसमें क्या परत परत दिखेगा और बालू बालू छोटे छोटे कण दिखेंगे। तो ये बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। जो अवसादी चट्टान में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जीवों के अंश। इससे पहले हम जीवाश्म पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कायांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान हो गया, अब कायांतरित चट्टान। जब आग्नेय या फिर अवसादी चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दाब के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है, मतलब अपना उसका रूप परिवर्तित हो जाता है ताप या दाब के कारण, तो उसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। और जितने भी चट्टानों में परिवर्तन होता है वो ताप और दाब के कारण ही होता है। जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। और इसी प्रकार जो बेसाल्ट है वो सिस्ट तथा ग्रेनाइट या नाइस चट्टान में बदल जाता है। यही है कायांतरित चट्टान। अब आगे देखिए, चट्टान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क के निर्माण में, घर के निर्माण में या इमारत बनाने में भी किया जाता है। चट्टान खनिज का स्रोत है, और चट्टानों से ही हमको क्या होता है? खनिज की भी प्राप्ति होती है, और इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में उद्योगों में भी किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? पेंसिल बनाने में। फॉस्फोराइट का उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरह हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चट्टान अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहते हैं। उनका जो रूप है वो बदलता रहता है, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। और चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चट्टानी चक्र। जब एक चट्टान ताप या दाब के कारण दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, फिर दूसरा चट्टान ताप या दाब के कारण तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? चट्टानी चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि गलित मैग्मा ठंडा होने से होकर जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, और उससे क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। और ये जब आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल में का निर्माण करता है। पहले आग्नेय चट्टान क्या बनता है? अवसादी चट्टान में बनता है, और ताप और दाब के कारण जो आग्नेय चट्टान होता है वो अवसादी चट्टानों में या फिर कायांतरित में बदल जाता है। और अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित चट्टानें पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं, ठीक है। मैग्मा से शुरू होता है, फिर मैग्मा में फिर परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह पुनः ठंडा होकर आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है? एक के बाद दूसरे में परिवर्तित हो जाना क्या है? चट्टानी चक्र है। चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है, और खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है।
तो खनिजों का निर्माण तत्वों के मिलने से होता है, तत्व मिलकर खनिज बनते हैं। तो भूपृष्ठ पर 98% भाग 8 तत्वों के मिलने से बना है, ठीक है, जो आप आगे जान चुके हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, 46.6%, और सिलिकॉन का है 27.7%, 27.7%। और जो खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो क्या है, सिलिकेट है। तो इस तरह से क्या होता है, चट्टानी चक्र होता है। अभी हम चट्टानी चक्र को समझते हैं। ये देखिए चित्र में क्या है, चट्टानी चक्र है। तो ये किस तरह से बदलता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैग्मा। देखिए यहाँ क्या है, एक क्या है, ज्वालामुखी है, जिसमें से होकर मैग्मा तरल जो पृथ्वी के अंदर क्रोड में मैग्मा है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने के बाद वो ताप और दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, अग्नेय चट्टान में। फिर अग्नेय चट्टान टूट फूट कर क्या हो रही है, टूट फूट के कारण अवसाद में बदल रही हैं। फिर अवसाद क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़कर ताप या दाब के कारण अवसादी चट्टान में बदल जा रहे हैं। फिर अवसादी चट्टान किस में बदल जा रही हैं, ताप या दाब के कारण कायांतरित चट्टान में। फिर कायांतरित चट्टान ताप और दाब के कारण फिर मैग्मा में बदल जा रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ताप और दाब के कारण जो चट्टाने होते हैं, मैग्मा से अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान से अवसाद, अवसाद से अवसादी चट्टान, फिर कायांतरित चट्टान और फिर मैग्मा। और कभी कभी क्या होता है, अवसादी चट्टान से सीधा मैग्मा में भी बदल सकते हैं, ठीक है। या फिर अग्नेय चट्टान क्या होते हैं, टूट फूट कर अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं, या फिर कायांतरित में बदल सकता है। तो ये चक्र जैसा चलता रहता है। मतलब कोई भी चट्टान एक रूप में अधिक समय तक नहीं रहता है, उसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। ये चित्र आप बना लेंगे और इसे आप समझ लेंगे। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे, एक के बाद दूसरे रूप में परिवर्तित होना। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं, देखिए यहाँ है भूपर्पटी, क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, फिर क्या है, क्रोड, चट्टान, रॉक, खनिज, मिनरल, अंतर्भेदी, इंट्रूसिव और बहिर्भेदी, एक्सट्रूसिव, अग्नेय, इग्नियस, इसके बाद है परतदार, सेंडिमेंटरी, इसके बाद कायांतरिक, मेटामॉर्फिक, इसके बाद बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, अवसाद, सेंडिमेंट्स, इसके बाद जीवाश्म, फॉसिल, इसके बाद चट्टानी चक्र, रॉक साइकिल। इस तरह से सारे शब्दार्थ जो हैं ये आप कर लेंगे। आगे क्या है, कुछ प्रश्न है रिक्त स्थानों में, ठीक है। रिक्त स्थान में कुछ प्रश्न है। जैसे पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। कितनी है यहाँ पे भरना है, 6371 किलोमीटर, पहला प्रश्न। दूसरा है, ताजमहल डैश चट्टानों से बना है? ताजमहल कायांतरित चट्टानों से बना है। तीसरा है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का घनत्व कितना है? 11 है। यहाँ क्या होगा, 11। चौथा नंबर, आधारभूत चट्टानों के नाम से अग्नेय चट्टानों को जाना जाता है। यहाँ अग्नेय चट्टान लिखेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर है, सही उत्तर लिखें। पहला है, अग्नेय चट्टान कैसे बनती है? आप पढ़े हैं आगे कि गलित मैग्मा के ठंडा होने से। आगे क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परपटी। और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उदाहरण है जीवाश्म ईंधन के। और पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? परपटी है। और 5 नंबर में है, वे चट्टाने जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ये 3 नंबर में है कुछ प्रश्न, 4 में है, 5 में अंतर लिखना है, कारण बताना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और कुछ परियोजना कार्य है। तो ये सारे आप प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। फिर भी यदि दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगी।
आज के लिए इतना ही। इसे आप बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।